गुड इवनिंग जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे? चलिए, आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की क्लासेस सुबह मॉर्निंग में 8 से 9:30 बजे के समथिंग चलती थी, है ना? तो काफ़ी समय से हम लाइव भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि आपकी एमपी को क्लास को जो चल रही थी आपकी यूट्यूब पर, उस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लेकिन समस्या ये है अभी अपने साथ में कि पहले जब अपन लाइव क्लासेस चलते थे तो सुबह 8 बजे आप लोग सभी जुड़ जाते हैं ना। लेकिन अभी कुछ समय के लिए हम रिकॉर्डेड करके आप लोगों के लिए ये क्लासेस डालेंगे, तो आप यूट्यूब पर जाकर इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक? तो अब हमारा कैसे संपर्क होगा? तो आप मुझे जब भी वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमें समझ में आया है, नहीं आया है, या फिर आपके इस संबंधित कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे आप डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से तो हम जुड़ नहीं रहे हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कमेंट तो आता है नीचे, है ना? तो जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई है और ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एमपी के बारे में देखा था। अब हम एमपी के जियोग्राफी का आगे एक और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, और आज का बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है? तो मिट्टियों के बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है? तो आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है? वो सभी आज अपन पूरा डिटेल से देखेंगे। पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर लाइव क्लासेस लिख रहा होगा आपको, 8 बजे का दिख रहा है यहाँ पर टाइम, है ना? अब जो 8 AM की जगह हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? PM पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना? AM की जगह क्या? PM, क्योंकि ये क्लासेस अब इवनिंग में रिकॉर्ड हो रही है, और आपको क्लासेस अभी समथिंग जैसे रिकॉर्ड होगी तो आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज। जैसे कि आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने देख लिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्लेटू देख लिए हैं, और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख प्लेटू की हम बात करते हैं तो कितने पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। कितने प्लेटू पाए जाते हैं? 7। कौन कौन से हैं? जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी। ये कौन कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ये कहाँ कहाँ पर अपना अफवाह तंत्र कहाँ तक फैलाती हैं, तो ये सारा पढ़ लिया है। चाहो तो आप पिछली क्लास देख सकते हो, अपने यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक? इसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा था मध्य प्रदेश की क्लाइमेट। तो अंतर्गत अपन पढ़ लेते हैं, इसमें ऋतुएं भी आ जाती हैं, वर्षा भी आ जाती है, रेन टेम्परेचर भी आ जाता है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा मध्य प्रदेश के भूगोल में, वो रहेगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण। ये इसमें अपन को पूरा टॉपिक कवर करना होगा। क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। ये MPPSC का मेंस का सिलेबस है, और मेंस में आप लोग GS पेपर 1 की हम बात करेंगे, तो GS पेपर 1 में पार्ट A में आपका हिस्ट्री पढ़ते हैं, और पार्ट B में हम क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल में आपके MP का जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपके यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें हम पढ़ रहे हैं आज मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक? तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं ना। ये MPPSC का सिलेबस है, लेकिन ये आपका प्रीलिम्स का जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो किसका था? वो मेंस का था, ध्यान रखना है ना। ये किसका है? इसका इससे पहले पढ़ा था जो किसका था? मेंस का। अगर हम मेंस का सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ऐसा ना सोचे कोई भी विद्यार्थी कि भाई सर क्या प्रीलिम्स का अलग से पढ़ना पड़ेगा, या फिर प्रीलिम्स से अगर मैंने पढ़ लिया तो क्या मेंस के लिए और पढ़ना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल्स विस्तार में है, और प्रीलिम्स का उसी में से निकाला गया है, कहने का तात्पर्य मेरा है, ठीक है? तो जब हम मेंस का बड़े
अध्ययन करते हैं मतलब पूरा विस्तार से, तो आपका प्रीलिम्स का भी क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर ही देते हैं अपन अपने टॉपिक की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टॉपिक हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं मध्य प्रदेश की मिट्टियों का वितरण, मृदा का अपर्दन और मृदा का संरक्षण। ये टॉपिक हमें लगभग पूरा आज कंप्लीट पढ़ना है। आर यू रेडी? चलिए देखते हैं भाई कब तक आप रुके रहते हो मेरे साथ में। चलिए दिख रहा है आपको ये मैप पूरा। अब अगर आपने मैप को समझ लिया है तो यानी कि पूरी मिट्टी आपको यहीं पर याद हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। भारत मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से आपकी 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने टाइप्स की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 5। अब आप हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैप से। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला थोड़ा सा, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है आपकी? जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसे ही हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है भाई। दूसरी आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस मैप में, वो कौन सी मिट्टी है? ये वाली जो इतना सारा एरिया जो आपकी मिट्टी कवर कर रही है, ये कौन सी है? साधारण काली। फिर आप इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं ये कौन सी है? नर्मदा सोन घाटी। इसमें जो मिट्टी है वो पाई जाती है आपकी गहरी काली मिट्टी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम फाइनली बात करते हैं साउथ में, या फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो लिखी हुई है आपको शायद नहीं दिख रही होगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी है? छिछली काली मिट्टी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी 3 प्रकार से पाई जाती है। एक तो आपकी गहरी काली पाई जाती है, एक साधारण काली, और एक आपकी छिछली काली। जो आपकी गहरी काली होती है वो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं छिछली काली, ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। और जो ऊपर हम बात करते हैं इस साधारण काली मिट्टी की, यहाँ पर आपका पाया जाता है मालवा बेल्ट। मालवा प्लेटो के बारे में नाम सुना होगा आपने। ये भी सुना होगा कि मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। मालवा प्लेटो को क्या कहा जाता है? बास्केट ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं की डलिया। वहां पर सोयाबीन और आपके गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बाकी जो मिट्टी है ना वो कैसी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी फसल के लिए क्या होती है? ज्यादा उर्वरकता ज्यादा होती है उसमें, है ना। तो अभी आपने देखा ये मिट्टियाँ। फिर हम इधर चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड की प्लेटों की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी है आपकी? लेटराइट मिट्टी। तो हमने देखा मध्य प्रदेश में मेजर रूप से कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं आपकी? 5 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से आपको याद रखना सबसे नॉर्थ में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने काली मिट्टी देखी। काली मिट्टी भी आपकी कितने प्रकार की पाई जाती है? 3। कितनी प्रकार की है भाई? 3। पहली की हम बात करते हैं साधारण काली, फिर गहरी काली, फिर लास्ट में देखते हैं अपन छिछली काली। ठीक है। फिर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मिश्रित मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। फिर साउथ में हम देखते हैं ईस्ट में, तो वो कौन सी है आपकी? लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है। कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? 5, है ना। और हमसे पूछे कि भाई काली मिट्टी है, काली मिट्टी कितने प्रकार से पाई? 3 प्रकार से, है ना। छिछली, बिल्कुल ब्लैक काली, और एक साधारण काली। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया? मोटा मोटा माइंड में बैठा हमारे में। चलिए भाई। अभी हमने इससे पहले तो किस में देखा था? डायग्राम में देखा, चित्र के माध्यम से हमने
समझा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर देख रहा होगा आपको मध्य प्रदेश में मृदा, मृदा को ही हम क्या बोलते हैं, मिट्टी। मृदा भाई मुर्दा नहीं है ना, मुर्दा मत समझ लेना, मुर्दा तो समझते हो ना, हाँ मुर्दा मत समझ लेना, ये क्या है, मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर समझे आप लोग। तो हमने देखा था कि कितने प्रकार से है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में, 5, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिट्टी। ये देखा हमने। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग कवर करने वाली जो मिट्टी की हम बात करते हैं वो कौन सी है, आपकी काली मिट्टी। और हमने ये भी देख लिया जो काली आपकी वो कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। अभी जस्ट हमने मैप के माध्यम से समझा था। सबसे ज्यादा भाग साधारण काली का, गहरी काली मिट्टी का और छिछली काली मिट्टी का। सिंपल सा है ना। फिर हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, इसमें ना नाइट्रोजन और हुमस ये विशिष्ट होता है। इसमें खास तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हुमस क्या होता है, हुमस, हाँ बताओ भाई, कोई भी हुमस क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत लंबे समय की बात करते हैं अपन, तो जीव जंतु पेड़ पौधे दबकर क्या बन जाते हैं, वो हुमस बन गए थे। समझ रहे हैं ना। तो वो क्या होते हैं कि फसल में जब अपन जहाँ पर उत्पादन करते हैं ना, तो वहाँ पर काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो यह हम कौन सी मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, यहाँ पर चूना और क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, और एक लेटराइट मिट्टी देखी हमने, और कौन सी देखी है, मिश्रित मिट्टी। तो ये तो हमने अभी क्या देखे हैं, सिर्फ टाइप। अब इनको अपन एक एक मिट्टी से पढ़ेंगे, मतलब एक ही मिट्टी का अध्ययन करेंगे। एक और मैप फिर से आप पढ़ो। मैंने कहा आपको पूरी मिट्टी याद रखनी है। तो सबसे ऊपर हमने कौन सी देखी है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, साधारण काली। तीसरी हम देखते कौन सी है, गहरी काली। चौथी की हम बात करते हैं छिछली काली। पांचवी की हम बात करते हैं मिश्रित। छठवीं की हम बात करते हैं तो लाल पीली। और सातवीं मिट्टी की हम बात करते हैं एमपी में, तो वो कौन सी है, लेटराइट मिट्टी, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये मिट्टी सभी याद हो गई होंगी। ठीक है, सिंपल सा है। एक दो बार जाके आप जब वीडियो को अपन अपलोड कर देंगे, तो उसमें आप लोग जब देखोगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, और अपना घर बैठ के आराम से नोट्स बना सकते हैं ना, नो इशू। तो अब अपन एक एक मिट्टी का यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पर काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, और काली मिट्टी को पढ़ने से पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट अब समझा देता हूँ आपको, ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। अम्ल और क्षार के बारे में सुना होगा, है ना। जब हम 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया करता था, शायद अब तो पता नहीं। अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, है ना, आता था ना। बताओ मुझे, कौन बताएगा अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है। ओके, ओके, ठीक है, ओके। जैसे कि आपने सभी ने सही बताया है। जैसे हम बात कर लेते थोड़ा सा अम्ल और क्षार की बात कर लेते हैं ना। तो अम्ल और क्षार में जैसे आप लोगों को याद क्या रखना है कि अम्ल सीधा सीधा हम क्या याद रखते हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जबकि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल के बारे में देखा हो आपने, H धनायन देते हैं वो, है ना। और जबकि क्षार की बात करते हैं तो OH ऋणायन। एक और एच स्केल पर नापते हैं किसी भी पदार्थ को, तो आप देखते होंगे कि किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है। और किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, क्षार। और एक और पॉइंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यस, तो इसको याद कैसे किया हम लोगों ने, पता है, अनिल और छालनी। ठीक है, अनिल और छालनी से ऐसे हम अभी तक नहीं बोले। अब मतलब अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, याद रहा।
इसी प्रकार से क्षार होता है वो लाल लिटमस को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, लेकिन अपन को अम्ल और क्षार में अंतर यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना है। मुझे तो इतना समझाना है कि मृदा का भी इसी पैमाने के माध्यम से बताया जाता है, पीएच के माध्यम से, कि भाई ये मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो कैसे बताएंगे, जब किसी मिट्टी का पीएच स्केल से जब मापा जाएगा उसको, पीएच मान अगर 7 से कम निकलता है तो वह मिट्टी कैसी कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। अगर किसी भी मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है वह मिट्टी कैसे कहलाएगी, क्षारीय कहलाएगी, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो मिट्टी की हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी कौन सी कहलाएगी। मैं ऑप्शन देता हूं आप लोगों के लिए, ज्यादा अम्लीय, ज्यादा क्षारीय, कम अम्लीय या कम क्षारीय, या फिर कम अम्लीय और कम क्षारीय। ठीक है, वेरी गुड। देखो, अगर अपन को फसल अच्छे से उत्पादन करनी है, ठीक है, तो वह अम्लीय, ज्यादा अम्लीय नहीं होनी चाहिए वह मिट्टी, ज्यादा क्षारीय भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वह मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि कम तो अम्लीय हो और कम ही क्या हो, क्षारीय हो। जैसे कि 6.5 से 7.5 तक आप क्या कर सकते हो, उस मिट्टी को पीएच मान रख सकते हो। ठीक है, अगर इससे कम ज्यादा होता है तो वहां की जो फसल उत्पादन होती है उसमें भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर है कि अम्लीय मृदा क्या होती है। ठीक है, तो समझे थोड़ा सा। अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप लोगों ने जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जब अपन एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट्स है ना, तो उसमें ये पढ़ते हैं, आदि पानी में बह जाते हैं। किसके कारण, बरसात के कारण। जैसे अभी बरसात का समय है तो मिट्टी पर जब बरसातें पड़ती हैं, ठीक है, तो बरसात पड़ती है तो वहाँ के उसमें मिट्टी में क्या पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो वो क्या कर जाता है, बह जाता है। ठीक है, चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी मृदा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय मृदा। क्यों कह रहे हैं अम्लीय मृदा, क्योंकि उस मिट्टी में से वर्षा के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना पत्थर जो भी उसमें पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो बह जाते हैं। और बहने के कारण वहां पर जो क्या पीएच, सॉरी, बह जाने के कारण क्या हो जाता है, वहां पर जो ये एलिमेंट्स, तो इससे क्या होता है कि वहां की जो मिट्टी रहती है ना, वो कैसी हो जाती है, आपकी अम्लीय हो जाती है। आया समझ में, किसी मिट्टी का पीएच मान कम होने से हम क्या कह देंगे, अम्लीय मिट्टी बोल देंगे। ठीक है भाई, अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन मतलब एस धानायन आयन की क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक इसका क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि भाई कोई भी मृदा है, जैसे किसान है बेचारा, ठीक है, तो किसान के पास में मात्र 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन तो है, लेकिन पानी पड़ने के कारण उसकी जो मिट्टी है ना वो कैसी हो जाती है, अधिक अम्लीय हो जाती है। और अधिक अम्लीय क्यों हुई, क्योंकि जिसमें जो तत्व थे ना, पोषक तत्व मिट्टी में, वो बरसात के कारण बह जाते हैं और वह मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब उस मृदा में इतनी फसल उपजाऊ नहीं होती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब उसकी भरपाई कैसे करे साहब, मान के चलो कोई मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसको अब अधिक उत्पादन के लिए कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ में आया, मैं फिर से एक बार और बता, में अम्लीय मृदा वह होती है जो कि जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, और जिसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं तो वर्षा के कारण वो क्या रह जाते हैं, जिससे कि वह मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय। और अम्लीय मिट्टी को फिर से अच्छी फसल उत्पादन के लिए बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, चूना पत्थर की जरूरत पड़ेगी। चूना पत्थर तो सभी जानते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, दूसरी अपन पढ़ते हैं क्षारीय मिट्टी। तो जस्ट हम देखते हैं, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम है वो कौन सी मृदा कहलाती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है कैसी मिट्टी कहलाती है,
क्षारीय मिट्टी। तो बस अंतर आपको यहीं याद रखना है इतना सा कि कम वर्षा के कारण, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अधिक वर्षा के कारण। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम व सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं हो और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को हम कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब वर्षा अधिक होती है तो उसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे तत्व क्या हो जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, तो वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ये किस कंडीशन में, जब बारिश तेज होती है, ठीक है। लेकिन जब बारिश कम होती है तो जब मिट्टी के अंदर क्या रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व रहते हैं, तो वो कम बारिश होती है तो वो बारिश उसी भूमि में क्या हो जाती है, समा जाती है, बहती नहीं है। आप देखोगे जब कम कम बारिश होती है तो वो उसका पानी निकल पाएगा क्या, खेतों से नहीं निकल पाएगा, तो उसी में समा जाएगा। और जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वहीं पर जम जाते हैं और इससे क्षार की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन एलिमेंट्सों से किसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्षार की। और जब आप लोग देखेंगे पीएच स्केल से, तो इनका जो पीएच स्केल से अपन पैमाने पर मापते हैं, तो इनका जो पीएच स्केल में देख बढ़ जाता है, 7 से अधिक बढ़ जाता है, तो यह मिट्टी क्या कहलाती है, आपकी क्षारीय मिट्टी। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है वो कौन सी मृदा, क्षारीय। और ये समझ में आ गया होगा आपको कि इनको क्षारीय मृदा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो घुलनशील एलिमेंट्स हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, वो वहीं जम जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय मिट्टी हो जाती है। और जब क्षारीय मृदा हो जाती है तो उसमें फसल इतनी उत्पादन आपकी नहीं होती है। क्लियर ऑल यहाँ तक, ओके। यहाँ पर OH ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि ये मिट्टी कैसी हो चुकी है, आपकी क्षारीय। अब इसके सॉल्यूशन को हम बात करते हैं, तो क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम व पायराइट का अधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा था कि कोई मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसको क्षमता बढ़ाने के लिए, उसमें अधिक फसल उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। यस, ठीक है। इसी प्रकार से कोई मृदा जब क्षारीय हो जाती है तो उसको पुनः अच्छी फसल की उपजाऊ के लिए बनाने के लिए हम किसकी उपयोग करते हैं, जिप्सम और पायराइट का। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर समझ में आ गए होंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है और क्षारीय मृदा क्या होती है। आगे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चंस, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, जब भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखें कि सर मुझे ये समझ में आया है, तो डन कर देंगे, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। आ जाओ। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा था कि मिट्टी हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, 5, ठीक है। पहली हमने देखी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी हमने देखी काली मिट्टी, तीसरी हमने देखी मिश्रित मिट्टी, फिर हमने देखी लाल पीली मिट्टी, फिर हमने देखी लेटराइट मिट्टी। जिसमें से काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो काली मिट्टी हमारे यहाँ पर कितने प्रकार से है, 3। एक तो साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने की कोशिश करते हैं वो कौन सी मिट्टी, आपकी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे हम, काली मिट्टी। आप ये ध्यान रखना है इतना कि मध्य प्रदेश के टोटल एरिया में आपकी 47% आपकी काली मिट्टी क्या करती है, एरिया कवर करती है। कितना परसेंट, सोचो, 100 में से 47% एक ही करती है, तो मेजर पार्ट है इसका, ठीक है। और इसमें भी अपन 3 टाइप से पढ़ेंगे, सही है ना। जिसमें से जो साधारण काली मिट्टी है ना वो ज़्यादा कवर करती है, और सबसे कम की हम बात करेंगे तो वो आगे अपन को मिल ही जाएगा इसमें, तो पढ़ लेते हैं ना। काली मिट्टी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका हम निर्माण की बात करते हैं तो कैसे होता है इसका निर्माण, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। अपर्दन का मतलब होता है एक प्रकार से टूटना या क्षरण होना। इनके कौन सी चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने के टूटने से या क्षरण होने से या अपर्दन होने से किसका निर्माण हुआ है, आपके काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर अन्य नाम, जैसे कि हम काली मिट्टी को और किस किस नामों से जानते हैं, तो आपसे पूछ ले रेगुर मिट्टी, या पूछ ले आपसे कपासी मिट्टी, या फिर पूछ ले आपसे चेरनोजम।
इन मिट्टी के नाम से भी किसको जानते हैं, आपकी काली मिट्टी को जानते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो मैंने आपको जस्ट बताया था सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में किस मिट्टी का है, तो वो आपकी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी है। कितना पाया जाता है, 47.6% पाया जाता है। तो याद हो जाएगा, आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फसल कैसी पाई जाती है, कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गेहूं, कपास, सोयाबीन की मात्रा सबसे ज्यादा क्या है, होती है। मैंने कहा आपको कि मालवा प्लेटू को बास्केट ऑफ क्या कहा जाता है, व्हीट, यानी कि गेहूं की डलिया कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर गेहूं का उत्पादन क्या होता है, आपके ज्यादा होता है। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं विस्तार की। तो मालवा के पठार व निवाड़ क्षेत्र में क्या पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। अन्य विशेषता में जैसे कि काली मिट्टी स्वयं जोत वाली, यानी कि सेल्फ फ्लोइंग। ठीक है, फ्लोइंग होती है ना, यानी कि स्वयं जोत वाली। आपने देखा होगा जब पानी दे के अपन काली मिट्टी को जब पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद में आपने देखा होगा जब पानी सूख जाता है ना, तो जो काली मिट्टी होती है तो अ, मुंह फटने लगता है उसका, ऊपर से बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं ना। ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने जुताई की है। पानी देने जब मिट्टी सूख जाती है तो अपना ऑक्सीजन लेने के लिए वो क्या करती है, अपना मुंह खोलती है। तो अपन को ऐसा लगता है कि काली मिट्टी की किसी ने क्या की है, जुताई की है। इसलिए काली मिट्टी स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आप समझ में आया क्यों कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वयं जोत वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी, सिंपल सा जवाब दे सकते हैं आप लोग। काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी का वर्गीकरण आप लोगों ने देख लिया है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो जैसे हमने देखा ना, साधारण काली की बात करते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में। और गहरी काली कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में, जिसमें आपने देखा होगा रीवा सोन घाटी के बारे में सुना होगा, है ना। सॉरी, नर्मदा सोन घाटी, माफी चाहूंगा, रीवा सोन घाटी नहीं है, कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी में। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद में तीसरी पढ़ते हैं अपन, छिछली काली। तो जो छिछली काली पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आपके सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है ना। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, एक तो विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच में जो नदी बहती है आपकी, वो कौन सी बहती है, नर्मदा नदी। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, कितनी लंबाई है नर्मदा नदी की, टोटल अगर लंबाई की बात करते हैं ना, तो 1312 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, वो 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में चंबल नदी कितनी बहती है आपकी, 1077। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को, है ना। लेकिन अगर मैं प्रदूषण के आधार पर पूछूं तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में प्रदूषण के आधार पर किसे गंगा कहा जाता है, तो वो है आपकी बेतवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बेतवा नदी। ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, यहाँ से आप लोग चलें। तो ये आपने देख लिया इतना। फिर हमने देखा था तीन उसके उप प्रकार देखे थे, कौन कौन से देखे हमने, मध्यम या साधारण, फिर हमने देखी छिछली काले, फिर हमने देखी है गहरी काले। हाँ, किसी को कोई पूछना था, मतलब अपने एमपी में ही है ना। आपने जो लास्ट क्लास में नहीं देखी है ना, इससे पहले वाला टॉपिक था ना क्लाइमेट, इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियां, है ना। तो एमपी में ही है ये। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन प्रकार से हमने उप प्रकार पढ़े इसके। तो उसमें पहला हमने कौन सा देखा, साधारण काल। ध्यान रखना,
इसमें आपको कि जो साधारण काली की मिट्टी की हम बात करते हैं, टोटल हमने कितना है, 47.6%। मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है वो कितना एरिया कवर करती है, 47.6%। फिर हमने देखा कि भाई साहब जो ब्लैक मिट्टी है ना, वो 3 भागों से मिलकर बनी है। कितने भागों से मिलकर बनी है, 3। कौन कौन से, साधारण, गहरी और छिछली। तो जो साधारण मिट्टी की हम बात करते हैं ना, उसका एरिया 47.6% में कितना है, कितना है, अरे भाई यहाँ लिखा हुआ 37%। कितना है, 37%। ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ओके, यहाँ तक सबको पता, मान के चलो सपोज दैट। फिर पूछ ले आपको कि भाई साहब गहरी सॉरी साधारण काली मिट्टी में भी सबसे ज्यादा कवर एरिया कौन सी मिट्टी करती है, तो वो करती है आपकी साधारण काली। अब आया समझ में, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मालवा पठार, निमाड़ और नर्मदा घाटी क्षेत्र में, ठीक है। ऐसी दूसरी है आपकी छिछली काली मिट्टी, ये कितना एरिया कवर करती है, 7.1, ठीक है। और हम गहरी काली की हम बात करते हैं, तो गहरी काली मिट्टी आपकी कितने एरिया कवर करती है, 3.5, ठीक है। अब आपसे पूछे कि काली मिट्टी सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो वो कौन सी है आपकी, गहरी काली, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देखा है। हाँ, आप लोगों से मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि इसमें मैंने आपको लिखाया था 47.6%। हो सकता है कि जब आप किसी बुक को पढ़े तो इसमें 47% मिले, कहीं कहीं 48 मिले। तो थोड़ा सा जब भी आप जो एग्जाम देना तो अपने विवेक का यूज कर लेना, ठीक है। ऐसा ना करे कि भाई सर ने 47.6 बताया है तो सिर्फ यही सही होगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आगे पीछे थोड़ा सा कर देता है। तो अपन को आयोग की बात को याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर को करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो आप लोग थोड़ा ऑप्शन पर वहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा ये कौन सी मिट्टी फिनिश होगी हमारी, काली मिट्टी। चलिए अब दूसरी मिट्टी पढ़ते हैं अपन, कौन सी है, लाल और पीली मिट्टी भाई, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी का जो निर्माण हम पढ़ते हैं, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुई है। कौन कौन सी चट्टानों से हुई है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। अगर मैं बात करूं आपसे कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है, वेरी गुड, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से किसका मतलब निर्माण हुआ है, लाल और पीली मिट्टी, जो कि आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटू में आपकी पाई जाती है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, चलका और डोरसा। अगर चलका और डोरसा के बारे में भी पूछ ले हमसे तो कौन सी यहाँ पर मिट्टी के बारे में याद रखना हमें, लाल और पीली। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, ये कितना कवर करती है, 33%। जबकि काली मिट्टी कितना कर रही थी, 47.6% आपका एरिया कवर करती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और 30% कौन सी मिट्टी कवर कर रही है यहाँ पर, लाल पीली मिट्टी। ओके, फसल की हम बात करते हैं, प्रमुख रूप से कौन सी होती है यहाँ पर, धान। विस्तार की हम बात करते हैं तो एक प्लेटू आपने सुना होगा, बघेलखंड प्लेटू, है ना। आप लोग लास्ट क्लास हमने ले चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो प्लेटू हैं जो 7 पढ़े हमने, एक एक से काफी डिटेल से अध्ययन किया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने जाके नहीं देखा है वो जाके एक बार देख सकता है जानकारी के लिए, अन्यथा यहाँ तो मैं समझाऊंगा ही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विशेष क्या है इसमें, कि जो मिट्टी का लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए ये इसका जो कलर है होता है वो कैसे होता है, लाल और पीला होता है, ठीक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और या फिर नोटेबल फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं इसमें, तो समझना थोड़ा सा कि जो लाल पीली मिट्टी है ना, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है भाई, 5.5 से 8.5 होता है। अब देखो यहाँ पर वो पॉइंट काम आएंगे कि हमने देखा कि जिस मिट्टी का पीएच मान
से कम होता है वह मिट्टी आपकी अम्लीय कहलाती है। ये पढ़ा था हमने। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह मिट्टी कहलाती है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इस मिट्टी का जो पीएच मान है ना लाल पीली का 5.5 से लेकर 8.5 तक है। अब बताओ जो लाल और पीली मिट्टी है वो किस प्रकार की है? वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि वह मिट्टी कैसी है, अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। ना तो ज्यादा अम्लीय है और ना ज्यादा क्या है, क्षारीय है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा फसल लगाई जाती है, धान। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य धान क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अपन फसल की बात करते हैं वो कौन सी फसल है, धान। ठीक है, धान से क्या निकलता है, धान से? अरे भाई गेहूं नहीं निकलता है, चावल निकलता है। क्या निकलता है, चावल। ओके, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो साइड में आ सकते हैं, है ना? चलिए, लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र हम बात करते हैं कौन से स्टेट में है, कहां पर है भाई, तमिलनाडु में। यहाँ तो हम एमपी की बात करें तो एमपी में तो बघेलखंड है आपका, लेकिन ओवरऑल भारत में हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी किस स्टेट में पाई जाती है, तो वो स्टेट आपको याद रखना है, तमिलनाडु। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और हुमस की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर उर्वरकता की क्षमता क्या होती है, कम होती है। उर्वरकता का मतलब समझते हैं? हाँ, अपन उत्पादन, जैसे कि किसी भी भूमि की बात करते हैं वहां पर उर्वरकता क्षमता ज्यादा होती है तो वहां पर फसल ज्यादा होती है ना। जिस मिट्टी की फर्टिलाइज की बात करते हैं अपन कम होती है तो वहां की फसल भी क्या होती है आपकी, कम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ फैक्ट समझे और इतना समझा कि जो ओके, नहीं देखो, जो फसल उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी की हम बात करेंगे ना, तो सबसे अच्छी मिट्टी आपकी या तो ज्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कैसी नहीं होना चाहिए, क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर गेहूं लगाएंगे तो गेहूं भी अच्छे से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गेहूं नहीं होंगे। कपास लगाएंगे तो कपास भी हो सकता है ना। लेकिन सबसे अच्छी धान के लिए जो मानी जाती है वो कौन सी मिट्टी है आपकी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, हालांकि काली मिट्टी भी अच्छी होती है, काली मिट्टी में भी आपका धान अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जिस मिट्टी का पीएच मान ना तो ज्यादा अम्लीय और ना ज्यादा क्षारीय, वह सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, उपजाऊ होती है। और सबसे ज्यादा हम बात करते हैं भारत में कौन से स्टेट में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, तमिलनाडु में पाई जाते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख लिया एक और मिट्टी के बारे में ना। चलिए भाई, तीसरी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी कौन सी है आपकी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, कछारी मिट्टी भी है। हाँ, याद रखना सभी को, जलोढ़ मिट्टी या फिर इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी या फिर इसी को बोलते हैं अपन कछारी मिट्टी। अब समझते चलना। निर्माण की हम बात करते हैं ना, जैसे आपने जस्ट पढ़ा था इससे पहले कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से हुआ है। यस, फिर हमने पढ़ा था कि जो लाल पीली मिट्टी है ना, इसका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है। आपने दो चट्टान पढ़ी थी अभी, एक तो कौन सी पढ़ी थी, ग्रेनाइट, और एक कौन सी पढ़ी थी, नीस पढ़ी थी जस्ट। तो इसके अपरदन से किसका निर्माण हुआ है आपके, लाल पीली मिट्टी का। अब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि जलोढ़ मिट्टी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो आपके नदियों के अवसाद से होता है। किसके जमने से हुआ है, नदियों के अवसाद से। अवसाद का मतलब समझते हो, जब नदी बरसात में तेज स्पीड से बहती है, जंगलों से भी बहती है, तो वो क्या करती हैं, अपने साथ में बहाकर लाती है। इसके जम जम कर कौन सी मिट्टी बनी है आपकी,
जलोढ़ मिट्टी बनी है। ठीक है, और इसका प्रमुख भाग पाया जाता है आपके में चंबल रीजन में, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, है ना, सीपरे, ये सारा जो रीजन की हम बात करते हैं इसमें मेजर रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी या फिर कौन सी मिट्टी कहा जाता है? कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम देख लिया आप लोगों ने। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, कितना कवर करती है ये? 3.5% करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर टोटल की बात करते हैं तो कितना करती है ये? 7.5%। यानी कि दोनों में से आपको कोई सा भी एग्जाम में दिख जाए तो आपको इस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, दोमट मिट्टी की हम बात करते हैं या फिर कछारी मिट्टी या फिर इसी को बोलते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों के अवसाद से क्या है ये बनती है। और इसका जो मध्य प्रदेश में टोटल एरिया कवर करती है 7.5% करती है, और वैसे देखा जाता है तो 3.5%। और मेजर रूप से पाई जाती है ये कौन से बेल्ट में? चंबल रीजन में। ठीक, अधिकता की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। पोटास समझते हो? पोटेशियम नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, नाइट्रोजन नाम सुना होगा, यूरिया खाद का नाम सुना है, डीएपी का नाम सुना है। क्या होता है डीएपी का फुल फॉर्म? बताओ। अपन खेती तो करते हैं ना, खेती करते हैं तो यूरिया भी डालते हैं उसमें कि भाई साहब जल्दी से फसल खड़ी हो जाए। और डीएपी जब डालते हैं, आप लोगों ने गेहूं बोया होगा ना, गेहूं के साथ मिलाते हैं हम, है ना, उसके बाद में खेतों में बोते हैं। बताओ। कोई बात नहीं, है ना, डाई अमोनियम फास्फेट क्या होता है? हाँ, याद रखना, लिख लेना, डाई अमोनियम फास्फेट। तो हम डीएपी और यूरिया का प्रयोग क्यों करते हैं? फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के क्यों करते हैं? फसल में की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। जिस खेत में 20 मन, मन का मतलब समझते हैं, 40 किलो को एक, है ना, कुंटल से समझा देता हूं मैं। कुंटल तो समझते होंगे ना, कितने होते हैं एक क्विंटल में वजन? सिंपल सा है ना। तो किसी भी जमीन में या फिर एक एकड़ में मान के चलते 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें डीएपी देंगे, यूरिया देंगे, ताकि अपन प्रयास करेंगे कि 10 क्विंटल की जगह 12 क्विंटल हो जाए। क्योंकि पहले सदस्यों की संख्या कम थी, अब धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए, है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना। भारत पहले दूसरे नंबर पे आता था, अभी भारत पहले नंबर पर आता है ना। आपको सभी को पता होगा, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है भारत, जो कि जनसंख्या में सबसे क्या है? आगे है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? चीन। हमारे यहाँ पर लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटास की। फसल की हम बात करते हैं, किस किस के लिए अच्छी रहती है? गेहूं, गन्ना और सरसों। ठीक है, आपने सुना होगा सरसों के बारे में तो कि हिमालय रीजन को क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। हांडी समझते हो? हाँ, तो सरसों की हांडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सरसों की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उस चंबल वाले बेल्ट में, यानी कि चंबल जो आप पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पहले, तो उत्तर भारत का पठार की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा फसल की हम बात करते तो कौन सी है? सरसों। इसलिए क्या कहा जाता है आपके उसको मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ठीक है, विस्तार की हम बात करते हैं। चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया था, भिंड, मुरैना और श्योपुर, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। इसी को और कौन? दोमट। इसी को एक और मिट्टी के नाम से जानते हैं अपन, कछारी मिट्टी। ठीक है, अब थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो दोस्तों मुझे बताएंगे आप लोग कि क्षारीय होती है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है।
7 से ज़्यादा होता होगा, सिंपल सा। तो ये मिट्टी कैसी है आपकी, क्षारीय है। जलोढ़ में नाइट्रोजन, फास्फेट आदि की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो ये मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी है ना, कैसे बनी है, नदियों के अवसाद से बनी है भैया। कैसे बनती है ये, नदी के अवसाद से बनी है, मिट्टी बहा के आ रही, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट की तो कमी पाई जाएगी ना, सिंपल सा है ना। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य सरसों वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। कौन सी फसल होती है सबसे ज्यादा, सरसों, ठीक है, बिल्कुल। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर आपको देखेगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा। जबकि हमने पढ़ा लाल पीली मिट्टी किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु में। किसको में पाई जाती है, तमिलनाडु। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कौन सा प्लेटू है, कौन सा पढ़ा हमने, बघेलखंड पढ़ा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में पढ़ा हमने, बघेलखंड वाला, ठीक है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट, मृतिका, मृतिका मतलब किले, मिट्टी बोलते हैं इसको, मृतिका नहीं होता, किले मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, ठीक है। इनका जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भाई, टोटल है ना, ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। बालू की अधिकता से इसमें अपर्दन होता है। बालू का मतलब समझते हैं, बालू मतलब रेत। जब इसकी मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो भुरभुरी होती है। भुरभुरी मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो आपने देखा होगा अपर्दन किस मिट्टी का सबसे ज्यादा होगा, जो सॉफ्ट होगी। पानी से कौन सी मिट्टी बह सकती है, जो मुलायम होगी, है ना, या फिर जो एकदम चिकनी या फिर जकड़ी हुई होगी वो ज्यादा बहेगी। आपकी जो मिट्टी है वो ज्यादा आपका अपर्दन होगा उस मिट्टी का, ठीक है। तो इसलिए इस मिट्टी का सबसे ज्यादा क्या होता है, अपर्दन होता है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। तो समझ में आया जलोढ़ मिट्टी के बारे में। थोड़ा सा और अपन शॉर्ट में करें तो जलोढ़ मिट्टी के कितने नाम हैं, 3, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। इसका पीएच मान देखते हैं तो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं इसका मेजर पार्ट हम बात करते हैं तो किस में पाया जाता है, श्योपुर, भिंड और मुरैना में। फिर हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की मात्रा है वो किस स्टेट में ज्यादा मिलती है हमें, अरे भाई तमिलनाडु में तो लाल पीली है, उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, चलिए, है ना। और इस मिट्टी में हम बात करते हैं किस कारण से बनती है ये मिट्टी, यानी कि नदियों के अवसाद से बनती है, इसलिए इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा में क्या मात्रा आपकी इसमें कम पाई जाती है। तो ये एक और मिट्टी देख ली है, वो कौन सी थी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी तक हमने कितनी मिट्टियां देखी हैं, 3, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और आपकी जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़े, चलिए भाई चौथी मिट्टी की हम बात कर लेते हैं जरा। चौथी मिट्टी कौन सी है आपकी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, है ना। तो लेटेराइट मिट्टी जैसा आपने देख रखे होंगे इसमें ईंट का भट्टा तो देखा है ना, ईंटे, है ना। कैसी मिट्टी प्रयोग की जाती है उसमें, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। यानी कि आपने बिल्कुल चिकनी और काली नहीं देखी होगी उसमें, लेटेराइट मिट्टी का भी सबसे ज्यादा क्या किया जाता है उसमें, प्रयोग किया जाता है। और आपने लाल पीली मिट्टी का भी उसमें देखा होगा ना, उस मिट्टी को सबसे ज्यादा करते हैं वो लोग ईंटों में प्रयोग करते हैं ना। चलिए, तो अन्य नाम है इसका लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को, जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट में पाई जाती है, जो हमने मैप से देखा था। तो इस मिट्टी के बारे में हम देख रहे हैं
कि लाल और भूरी मिट्टी के नाम से, और एक कौन सी मिट्टी है, भट्टा मिट्टी। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लगभग कितने परसेंट पे कवर करती है, 4। यानी कि हमने देखा था साउथ ईस्ट में छोटा सा पार्ट था, है ना। जैसे हम एमपी का मैप देखते हैं थोड़ा सा इस तरह से, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्ट मिलेगा किसका, लेटराइट मिट्टी का। कितना पाई जाती है, मात्र 4%। ठीक है। कमी की हम बात करते हैं, इसमें किसी कमी पाई जाती है, हुमस की। फसल कौन कौन सी अच्छी होती है यहाँ पर, ज्वार, मक्का और बाजरा। ये कैसी फसलें हैं, वेरी गुड। कौन से अनाज की बात करते हैं हम, मोटे अनाज। ठीक है। मोटे अनाज का मतलब ये नहीं है कि इतने इतने बड़े दाने होंगे उसमें, इतने इतने मोटे उसमें अनाज। आपने जनरली देखा होगा ज्वार, मक्का और बाजरा, ये किस प्रकार की फसलें हैं आपकी, मोटे अनाज। अब मुझे बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये किस प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, नकदी की फसलें, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब, खरीफ की फसलें, है ना। जो जून जुलाई में बोई जाती है वो कौन सी फसलें कहलाती हैं आपकी, खरीफ की। जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है वो कौन सी कहलाती हैं, रबी की फसलें, है ना। तो अभी जो सीजन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जून जुलाई वाला, है ना। तो इस टाइम की जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, खरीफ की फसलें, है ना, जिसमें आती हैं आपकी ज्वार, मक्का और बाजरा। इन फसलों के लिए जो सबसे अच्छी भूमि की हम बात करते हैं वो कौन सी है, लेटराइट। विस्तार की हम बात करते हैं तो सतपुड़ा क्षेत्र जैसे कि छिंदवाड़ा और बैतूल। मध्य भारत की हम बात करते हैं जिसमें मंदसौर, नीमच और श्योपुर। ठीक है। विशेष में क्या है कि यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है ये, सबसे कम उपजाऊ, क्योंकि इसमें हुमस की मात्रा नहीं पाई जाती भाई। किस नहीं पाई जाती है, हुमस। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट परीक्षा से संबंधित कि यह मिट्टी में, यह मिट्टी में हुमस, नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना, कैल्शियम, जैविक पदार्थ आदि की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जब इन सभी पोषक तत्वों की उस भूमि में कमी पाई जाएगी तो भाई साहब अच्छी फसल कहाँ से होगी। एक अच्छी फसल के लिए हम क्या चाहिए, उस भूमि के अंदर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटास, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ह्यूमस की जरूरत पड़ती है। जब ये चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी तो आपको पता हो ऑब्वियसली उसमें फसलों की मात्रा तो क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र आप लोगों को छिंदवाड़ा जिले में और कहाँ मिलेगा, बैतूल। लेकिन आपसे पूछ ले कि इंडिविजुअल कौन से जिले में ज्यादा मिलेगा, तो वो आपको टिक करना है छिंदवाड़ा। कौन सा जिला करना है हमें टिक, छिंदवाड़ा। ठीक है। इसमें रेत, कंकड़, पत्थर बहुतायत मिलते हैं। यह भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। ये कैसी मिट्टी होती है, अनउपजाऊ। कंकड़ पत्थरों में कहाँ से होगा आपका अनाज, नहीं होगा ना। तो इसलिए हम बात करते हैं इसमें इन पोषक तत्वों की कमी, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाने के कारण ये मिट्टी है वो कम क्या होती है आपकी, अनउपजाऊ होती है। ठीक है। कम क्या, अधिक अनउपजाऊ होती है ना, अधिक अनउपजाऊ होती है ना। लेटराइट मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये मिट्टी कैसी कहलाएगी भाई, क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। आपको भी पता है कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, वह मिट्टी क्या कहलाएगी आपकी, क्षारीय मिट्टी। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह मिट्टी कौन सी कहलाती है आपकी, अम्लीय मिट्टी। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेटराइट मिट्टी का जो पीएच मान है ना वो कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ तक मुझे बताए लेटराइट मिट्टी को पढ़ने समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हम देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है आपकी, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना, फास्फोरेट की कमी पाई जाती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, चूना पत्थर की कमी पाई जाती है। इसलिए में आपकी फसल अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी किस काम के लिए आती है आपकी, ये मिट्टी आती है आपकी बिल्डिंग बनाने में। जैसे आप दिख रहा है ना इसमें, यह मिट्टी किसके लिए आपने पढ़ा था अभी, हाँ, यह मिट्टी भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। ठीक है। ईंटें बनाने के लिए भी
काफी उपयोगी है, इसलिए इसे कौन सी मिट्टी बोलते हैं अपन? भट्टा मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो आया समझ में कुछ? ओके। फिर हम देखते हैं एक और मिट्टी, मिश्रित। ये कौन सी नंबर की है? 5वें। मिश्रित मिट्टी की हम बात करते हैं, जिसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के लगभग कितने परसेंट एरिया में है? 18.5% एरिया में। ठीक है। लाल पीली मिट्टी हमने पढ़ा था, जैसे हम देख लेते थोड़ा सा, हमने जलोढ़ मिट्टी देखा था। जलोढ़ मिट्टी कितने एरिया में, कितने में पढ़ा हमने? कितना? 33 नहीं, कितना हुआ? इतने जल्दी भूल गए? जलोढ़ मिट्टी नहीं, काली मिट्टी का बताओ मुझे। ठीक है, लाल पीली बताओ मुझे। 33। ठीक है, अब हम इससे पहले कौन सी देखी है अभी? लेटराइट देख लिया है। लेटेराइट 4%। और हम देख रहे हैं अभी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी वो कितनी है? 18.5%। इसमें हो सकता है आपका डाटा आगे पीछे थोड़ा सा 19-20 हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग पाया जाता है। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकों में एक जैसा अगर डाटा है तो उसको रखा जाए। ठीक है, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। 3 यार इसमें क्या हो जाता है? 3.5 से 7.5 तक ये हमने देखा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में देखते हैं? काली मिट्टी में। तो जो मिश्रित मिट्टी है, इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है आपकी? आयरन की। आयरन का मतलब जानते सभी? लोहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? है ना। फसल के लिए गेहूं, धान व तिल होती है इसमें, है ना। विस्तार की हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ है? बुंदेलखंड व विंध्याचल प्रदेश क्षेत्र में। मिश्रित मिट्टी के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, है ना। जैसे लाल काली मिट्टी के मिश्रण वाली इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। मिश्रित मिट्टी ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। कौन कौन से है? ज्वार, मक्का, हाँ, जैसे मोटे अनाजों के लिए क्या है? उपयुक्त है। मध्य दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ये क्या है? पाई जाती है। लगभग 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका क्या है? फैली हुई है। मतलब कौन सी मिट्टी का? मिश्रित मिट्टी कितना एरिया कवर करती है अप्रोक्स? 8 नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 या फिर आपको 19 भी मिल सकता है। इतना एरिया कौन सी मिट्टी कवर करती है आपकी? मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हम देखते हैं कि एमपी में कितनी मिट्टी पाई जाती हैं। 5 पढ़ी थी हमने जस्ट। सबसे पहली मिट्टी की हम बात करते हैं, काली मिट्टी। कौन सी पढ़ी हमने? काली। ठीक है, जिसमें हमने देखा था 47.6% एरिया कवर करती है। अब जो काली मिट्टी है ना, इसके भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था साधारण काली, साधारण। दूसरी हमने देखी थी गहरी काली। तीसरी हमने देखी थी छिछली। ठीक है, ओके। दूसरी मिट्टी की हम बात करते हैं, फिर हमने देखा था मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी वही 3.5 से लेकर आपका यार 7.5%। तीसरी हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कितनी परसेंट पाई जाती है आपकी? लगभग
33%। कितनी परसेंट आपकी? 30%। फोर्थ पे हम देखते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी कितनी है आपकी? ये आपकी 18.5%। फिर हम पांचवी पर रख सकते हैं लेटराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, जो कि कितनी पाई जा रही थी? ये 4%। कितनी पाई जाती है? 4%। जो लेटराइट मिट्टी की हमने विशेषता देखी थी कि ये साउथ ईस्ट में तो पाई जाती है। साउथ ईस्ट में इसके साथ इसके लिए काम आती है सबसे ज्यादा भवन निर्माण, या फिर इसी मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? भट्टा मिट्टी के नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितनी की अभी तक? 5 मिट्टियाँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आई होंगी, है ना, कि कौन कौन सी मिट्टी कैसे बनी है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और कौन कौन सी मिट्टी का कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे के टॉपिक। मतलब टॉपिक यही रहेगा। पढ़ो जरा। पढ़ लिया सभी ने? किसने किसको धोखा दे दिया भाई? बताओ, किसने किसको धोखा दे दिया? मिट्टी ने किसान को धोखा दे दिया। सही बात है, क्योंकि भारत में तो आप देख, वैसे भी जो कृषि है, कृषि भारतीय मानसून का क्या है? जुआ है। समझ रहे हैं ना? भारतीय कृषि क्या है? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि भारत की जो कृषि है वो किस पर डिपेंड रहती है? मानसून पर। जब मानसून अच्छे आते हैं तो हमारे यहाँ पर बरसात अच्छी होती है, तो कृषि अच्छी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जोक्स टाइप से है। किसान बोला, मिट्टी तू हर बार मेरी नींद उड़ा देती है। कौन कह रहा है? किसान। किससे? मिट्टी से। फिर भी फसल में कीड़े लगवा देती है। अब इतनी मेहनत करवाने के बावजूद ही क्या लगवा देती है? कीड़े। और मिट्टी हंसी भाई साहब, ये बोलती है तो क्या मैं अकेले ही मेहनत करूं? कौन कहती है? किससे? किसान से। कभी बारिश से भी तो बात कर लिया करो भाई, हर बार मुझे ही क्यों परेशान करते हो? किसान बोला, अब तू भी मौसम विभाग की तरह निकली। किसकी तरह निकली? मौसम विभाग। पहले इमोशनल करती है और फिर क्या कर देती है? धोखा दे देती है भाई साहब। ये मिट्टी की बात हो रही है, लड़कियों की नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मिट्टी की। आप क्या बार बार में सेल्फी ले रहे हो भाई? अच्छे से पढ़ लो बैठ के, है ना? सेल्फी थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेंस के परिपथ से आप लोग को और पढ़ना होगा। तो हम इसमें देखेंगे मृदा के भौतिक गुण। कौन से देखेंगे अपन? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मृदा के भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे, और अपन देखेंगे मृदा के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, अब मुझे बता देंगे थोड़ा सा कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं? कोई बता पाएगा? अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा हो थोड़ा सा, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इधर बैठो। देखो, भौतिक गुण हम बात करें और रासायनिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणों में क्या एग्जाम्पल से समझाओगे, मुझे बताओ थोड़ा सा। जिसमें अवस्था ही चेंज नहीं होती है, समझ रहे हैं ना? वो कौन से गुण कहलाते हैं आपके? भौतिक गुण। जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पर, पानी से मैंने बर्फ बना दी, अवस्था तो चेंज हो गई, है ना? ये कौन सा गुण आ जाएगा आपका? भौतिक गुण या फिर केमिस्ट्री वाला? मतलब अगर मैं बर्फ का
देखूंगा तो उसमें जो जल रहेगा तो उसका भी H2O रहेगा, बर्फ का और जल का भी रहेंगे तब भी H2O रहेगा, यही रहेगा ना। ये कौन सा गुण है आपका? भौतिक गुण है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो जैसे लकड़ी है, अभी तो इस फॉर्म में ये है ना, लेकिन मैंने लकड़ी को जला दिया फिर क्या बन जाएगा? कोयला। तो ये कौन सा गुण कहलाएगा? ये रासायनिक गुण कहलाएगा। मतलब इसमें अवस्था पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जो वस्तु पहले रहती ना वैसी आपकी मतलब रहती नहीं है। जैसे हमने पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज किया कि वो किस में चेंज हो जाता है? धुआं में चेंज हो जाता है ना, गैस में चेंज हो जाता है। तो इस कौन सा गुण है ये? रसायन गुण कहलाएगा। तो समझ में आया? तो अब अपन मिट्टी के भौतिक गुण की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर मृदा के भौतिक गुण, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचना की, सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर में क्या देखेंगे कि यह मृदा में रेत, रेत को इंग्लिश में बोलते हैं अपन सैंड, सिल्ट और क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, के अनुपात को दर्शाती है कि उस मिट्टी में कितनी मिट्टी है, कितनी रेत है और कितनी उसमें सिल्ट है। यानी कि उसकी संरचना को कौन बताती है? ये सारी चीजें बताती हैं। ठीक है। मृदा की बनावट इसके जल धारण, वायु परिवहन और उपज क्षमता को प्रभावित करती है। कि भाई साहब जिसमें अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कमी लगेगी इस संरचना में, जैसे कि सिल्ट कम हो या फिर रेत कम हो या फिर मिट्टी की मात्रा कम हो, तो आपने देखा होगा कि इन तीनों में से किसी की भी मात्रा कम हो तो उस मिट्टी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है। और जब उस मिट्टी का बैलेंस बिगड़ेगा तो वहाँ की जो फसल भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मिट्टी की संरचना में कौन कौन से दिखाई देते हैं? सिल्ट, सैंड और क्या होती है? मिट्टी। इनके अनुपात को दर्शाती है संरचना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा संगठन, सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा कणों की व्यवस्था या जमावट को संगठन कहते हैं। यह पौधों की जड़ों को बढ़ने और पानी के रिसाव को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, मृदा संसंजन यानी कि सॉइल कंसिस्टेंसी। तीसरा पॉइंट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? सॉइल कंसिस्टेंसी, मतलब कि यह मृदा की कठोरता और कोमलता को दर्शाती है। कौन? सॉइल कंसिस्टेंसी, जो कि नमी के स्तर के अनुसार बदलता है। जैसे कि जहां पर जिस एरिया की बात करते हैं, अगर वहां पर आपकी नमी पाई जाती है, यानी कि एक प्रकार से वर्षा है तो होगी, आपको भी पता है, तो जहां पर नमी रहती है तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी? मुलायम रहेगी या फिर कठोर हो जाएगी? ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करती है कि वहां की मिट्टी मुलायम होगी या फिर कठोर होगी? देखो यही लिखा है सॉइल कंसिस्टेंसी में कि यह मृदा की कठोरता और कोमलता को दर्शाता है, जो कि नमी के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट रहेगा, वातावरण रहेगा, उसी अनुसार वहाँ की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। छिद्रता, पोरोसिटी, मृदा में उपस्थित रिक्त स्थानों या छिद्रों का प्रतिशत, यह जलधारण और वायु परिवहन को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि मिट्टी रहती है, पोरोसिटी की हम बात करते हैं। पोरोसिटी का मतलब होता है हिंदी में छिद्रता। क्या होता है? छिद्रता। तो जिस मिट्टी में पोरोसिटी होगी, यानी कि पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता अच्छी होगी, तो वो पानी को क्या करेगी? अपने में ऑब्जर्व कर लेगी। और जिस मिट्टी में नहीं होगी तो वो तो बहा देगी, तो उससे क्या उनकी फसल अच्छी हो जाएगी? नहीं हो सकती है ना। तो ये कौन से गुण में आ जाएगा? आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग, यानी कि ये भी आपका किस में आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। कि मृदा की वह क्षमता जिससे वह पानी को सोकर अपने अंदर रोक कर रखती है, वो क्या कहलाती है? आपकी जल धारण क्षमता कहलाती है। इसी प्रकार से प्रवेश क्षमता, प्रेमेबिलिटी, कि मृदा के माध्यम से पानी और हवा की प्रवेश की दर रेत में अधिक, चिकनी मिट्टी में कम होती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मृदा के माध्यम से पानी और हवा के प्रवेश की दर। आप मुझे बताइएगा कि पानी
कौन सी मिट्टी में ज्यादा अंदर जाता है? हाँ, नहीं, चिकनी मिट्टी में या फिर जो भुरभुरी टाइप से होती है ना, तो वो यही कह रहा है यहाँ पर कि रेत में अधिक होता है। रेत कैसी होती है? भुरभुरी होती है। और चिकनी मिट्टी में क्या होता है? कम होता है। क्योंकि चिकनी मिट्टी में जैसे ही पानी पड़ता है तो वो पानी आपका बह जाता, निकल जाता। तो यही कहता है ना। कलर वो किस पर डिपेंड करता है? ये क्या बताता है? मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, भौतिक गुण बताता है इसका, है ना। कि मृदा का रंग उसके खनिज पे डिपेंड करता है, उसके नीचे क्या है, जैसा उसमें खनिज होगा वैसे ही मिट्टी का क्या होगा? आपका रंग होगा। यस। जैविक पदार्थ और नमी पर निर्भर करता है। काली मृदा में हुमस क्या पाया जाता? अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ना, वो कैसे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कौन सी रॉक से हुआ है? आपके बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि उसमें किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? हुमस की मात्रा ज्यादा। ठीक है। तापीय गुण की हम बात करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। मृदा सूर्य की ऊष्मा को कैसे अवशोषित और छोड़ती है? यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधों के लिए अपन खाना तो खिलाते नहीं है। खाना उससे तो कहते नहीं कि भाई साहब लो आज हम लोगों ने मटर पनीर बनाई है, लो आप भी खा लो, हम भी खा लेते हैं। ऐसा तो होता है क्या? सुबह उठ के हम बोलते नहीं ले भाई साहब आज हम लोगों ने पोहा बनाए, आप भी खा लो हम भी खा ले। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना कहाँ से बनाते हैं? प्रकाश की संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, है ना। तो उसी से खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पानी को वो कितना ऑब्जर्व कर रही है वो भूमि, सूर्य की किरणों को अपने पास रखती है और कितना उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाएगा? फिजिकल। तो ये सारे पॉइंट हमने किसके देखे हैं? मृदा के भौतिक गुण देखे हैं। समझ में आया? चलिए इसके बाद में और देख लेते हैं अपन मृदा के रसायन गुण। कौन से पढ़ेंगे अब हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पीएच मान। पीएच मान तो अभी हमने जस्ट देखा था कि किसी भी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है वह मिट्टी कौन सी कहलाएगी? आपकी अम्लीय कहलाएगी। किसी भी मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है वह मिट्टी क्या कहलाएगी? क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको यही बताएगा कि मृदा की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है पीएच मान। तो पीएच मान 6.5 से 7.5 तक की मृदा फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। समझ में आ रहा है? कौन सी मृदा अच्छी होती है? तो आपको बताना है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी मृदा जो थोड़ी अम्लीय हो और थोड़ी कैसी हो? क्षारीय हो, वह मृदा फसल उत्पादन के लिए क्या होती है? बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पीएच मान आपको याद रखना है। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स की उपस्थिति, ये किसको दर्शाते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, बहुत रासायनिक गुण को दर्शाते हैं। समझ रहे हैं? किस में आ जाएंगे? रासायनिक गुण में। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि मृत पौधे व जीवों से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आपका हुमस। ध्यान रखना, मृत पौधों और जीवों से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आपका हुमस, जो मृदा की उर्वरता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो अब मुझे बताओ, ऑनलाइन वाले जब भी वीडियो देखे तो कमेंट करके मुझे बताना यहाँ पर इस पॉइंट पर किस मिट्टी में हुमस की मात्रा नहीं पाई, है ना। ऑनलाइन वाले आप लोगों से इंतजार करूंगा मैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से, जैसे कि हुमस वगैरह, इनकी मात्रा क्या है यहाँ पर पाई जाती है ना। कैटायन विनिमय क्षमता, इसका मतलब क्या होता है कि यह मृदा की वह क्षमता है जिससे वह पोषक तत्वों को बांध कर रख सकती है और पौधों को देती रहती है। मतलब अपने पास में क्या करती है? उन पोषक तत्वों को अपने पास रख लेती है, उसके बाद में जरूरत के अनुसार उस पौधे तक क्या करती है? पहुंचाती रहती है। जैसे कई बार हम खाना नहीं खाते ना, सारे दिन नहीं खाते तो क्या शाम को हम खत्म हो जाते हैं क्या? 2 दिन तक नहीं खाते तो क्या मर जाते हैं क्या? नहीं मरते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ हमारी बॉडी का
हम 2 या 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर भली पड़ जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो नहीं। इतना तो है ना। तो बस यहाँ पर यही है कि केटन विनियम क्षमता का मतलब कि यह मृदा की वह क्षमता है जिससे वह पोषक तत्वों को बांध कर रख सकती है और पौधों को देती रहती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं गुण रासायनिक। 4 पॉइंट हमने देख लिए। 5वां पॉइंट, खनिज तत्व यानी कि मिनरल कंटेंट। मृदा में उपस्थित विभिन्न उसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे भाई? उसमें जैसे कि मान के चलो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वह मिट्टी क्षारी हो जाएगी। और क्षारी हो जाएगी तो उसमें इतनी आपकी ज़्यादा उत्पादक उसमें नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं किसकी मात्रा अधिक होने पर? खनिज तत्वों की। ठीक है, लवणता, सैलिनिटी का नाम सुना है? लवणता क्या होती है? पानी लेना, पानी में बोतल में बाल्टी में उसमें नमक डालना, वो कैसा बन जाएगा? वो पानी लवणी बन जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब जिस मिट्टी में लवणता ज़्यादा हो जाती है, मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या उस भूमि में अच्छी से फसल हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मृदा में घुलित लवण की मात्रा जो अधिक होने पर फसलों की कर देती है, बाधित कर देती है। आपने देखा होगा समुद्र किनारे में भूमि रहती है, उसमें फसल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जाती है, लवणता ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि खुद समुद्र कैसा होता है आपका? खारा होता है, सबको पता है। ठीक है, बचपन में कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, समुद्र का खारा क्यों है? बताओ, समुद्र इतना खारा क्यों है ना? नमक वाली चक्की है ना, 2 भाई रहते थे, है ना, एक अमीर भाई था, एक गरीब भाई था। तो गरीब भाई के पास में कुछ नहीं था, तो उनको इसी प्रकार से चक्की देते हैं ना। तो चक्की में जब वो जाता है तो वहीं चला जाता है फेंकने के लिए। तो भाई साहब वो तो नमक निकलती जाती है, चक्की चक्की नमक निकाल, इतना निकालती रही जो अब तक क्या नहीं है, बंद नहीं हुआ, है ना। चलिए, ये तो कहानियां है, तो ये आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, देखा होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझना कि जिस भूमि में लवणता की मात्रा, सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वह मृदा फसल उत्पादन के लिए क्या है, कम हो जाती है। यानी कि फसल उत्पादन में क्या होता है, वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। क्षारीयता, कुछ मृदाएं अत्यधिक क्षारीय होती हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कम बारिश के कारण। अधिक बारिश के कारण कैसी हो जाती है मिट्टी? अम्लीय। और तेज बारिश के कारण कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है मृदा के केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो समझ में आया यहाँ तक, है ना? क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी और क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? तो ये हमने किस पर्पज में देखा था? सॉइल के पर्पज, यानी कि मिट्टी के एस्पेक्ट में समझा हमने ना। अब हम समझते हैं इसमें मृदा अपरदन के कारण। अपरदन का मतलब क्या होता है? क्षरण। क्या होता है? क्षरण। तो जो मृदा का अपरदन होता है ना, किस किस कारण से होता है? तो हम समझते हैं यहाँ पर मृदा का जो अपरदन होता है ना, मेजर रूप से 2 कारणों से होता है। कितने कारणों से होता है? 2। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्राकृतिक कारण, और एक कौन सा होता है आपके? मानवीय कारण। भाई मिट्टी का क्षरण हो रहा है, क्षरण होता है, एक तो नेचुरल तरीके से होता है, और एक आपका आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से मानव द्वारा किया जाता है। तो पहला समझते हैं अपन मृदा अपरदन, नेचुरल सॉइल इरोजन। यह स्वाभाविक रूप से होता है और इसे रोका भी नहीं जा सकता है। मान के चलो आपके यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण आपकी जो मिट्टी बहेगी, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। भूकंप आया, उसके कारण से आपकी मृदा प्रभावित होती है, तो उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे हम लोग, है ना। ज्वालामुखी से भूमि का प्रभाव पड़ता है, क्या हम उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तेज हवा के कारण भूमि की मिट्टी जो है उसमें प्रभाव पड़ता है, उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है ये पॉइंट, इससे रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि हवा, वर्षा, हिमनद। हिमनद का मतलब समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े ग्लेशियरों से जो नदी आती है, तो चलो ठीक है, नॉर्मल है।
लेकिन जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने लग जाएंगे तो आपकी वर्षा की मात्रा, या फिर हम बात करेंगे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब नदियों में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो आप लोगों को पता होगा वो क्या करेगी, मिट्टी को अपने साथ में बहाकर ले जाएगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार का प्राकृतिक। अब अपन देख लेते हैं मानव जनित मृदा अपरदन। इसमें क्या है, मानव गतिविधियां जैसे कि जंगलों की कटाई, अत्यधिक अनियंत्रित खेती आदि मृदा को तेजी से क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, हालांकि अपन इसको डिटेल से लेके चलेंगे, 10-15 मिनट में ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे देखेंगे अपन तो मृदा का जो अपरदन है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, एक तो प्राकृतिक तरीके से और एक आपका मानवीय प्रकार से। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नजर मारना, कौन सा है, वायु अपरदन किस में आ जाएगा आपके, वायु अपरदन किस में आ जाएगा बताओ। वायु अपरदन नेचुरल में आएगा या फिर आपके ये हमको पता है ना। प्राकृतिक अपरदन में कौन सा आ जाएगा, वायु अपरदन। तो कैसे समझे अपन इसको, आपने देखा हो कि भारत में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान की हम बात करते हैं वो कौन सा है, थार रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है। तो थार रेगिस्तान में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपकी मिट्टी मिट्टी है, रेत रेत पाई जाती है, ना कि वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर किस प्रकार से वायु है जो मिट्टी को क्या करती, प्रभावित करती है। जब तेज हवाएं सूखी हल्की और रेतीली मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है तो इस वायु, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वायु अपरदन कहते हैं। एक मिनट रुको सर। चलो मुझे बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों तक। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायु अपरदन कैसा होगा कि रेतीला एरिया है जहाँ पर आपने देखा होगा कि सूखी और हल्की और रेतीली मिट्टी को क्या करते हैं, ये उड़ाकर ले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका मिट्टी का अपरदन हो रहा है अपरदन। तो इस प्रकार का अपरदन क्या कहलाएगा, आपका वायु अपरदन कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण राजस्थान के थार मरुस्थल में तेज हवाओं के कारण खेतों की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है और रेत के टीलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। होगा या नहीं होगा, जैसे मान के चलते हैं ये भूमि है, आप लोग थोड़ा सा समझना समझ देना ना, ये रेत के टीले, यहाँ से हवा चलेगी, तेज चलती जाएगी और यहाँ पर जाकर क्या करेगी, उस मिट्टी को जमा कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि जो हवा के कारण मिट्टी वही आपकी उड़ के गई है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या बना देंगे, टीले बना देंगे या फिर टापू बना देंगे, है ना। तो यही कहना चाहते हैं। तो ये आपकी कौन सा अपरदन हो जाएगा, वायु अपरदन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं जल से कैसे आपकी मृदा का अपरदन होता है। सबसे ज्यादा तो हम किससे देखते हैं, जल से देखते हैं। सिंपल सा, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ जब वगैरह आती है, जब तेज बरसात होती है तो मिट्टी का नक्शा चेंज हो जाता है, होता है नहीं होता है। जब आप लोग गांव में जाते हैं काफी लंबे समय के बाद में देखते हैं यार कि पहले तो ऐसा था ही नहीं है रास्ता, है ना। तो मिट्टी के यानी कि तेज बारिश के कारण क्या हो जाती है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लैश अपरदन। स्प्लैश इरोजन का मतलब होता है कि जब भारी वर्षा की बूंदें मृदा की सतह से टकराती हैं और मृदा के कणों के ऊपर उछाल देती हैं।
पहला पॉइंट समझ में आया? ऐसा समझना, मान के चलो ये बारिश पड़ी, ये भूमि है, तो जैसी बारिश इस मृदा पे पड़ती है, मिट्टी पे पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो थोड़ा सा उछाल मारती है। जैसे तेज बूंद पड़ती है, तेज बूंद पड़ेंगी तो फिर क्या होता है कि मिट्टी रहती है, ये मिट्टी है अपनी सरफेस है, तो इसमें थोड़ी सी बूंद पड़ेगी तो यहाँ से मिट्टी उठेगी या नहीं उठेगी? पहली स्टेप। दूसरी, यह अपर्दन की पहली और प्रारंभिक अवस्था है। पृष्ठीय अपर्दन यानी कि सीट इरोजन में क्या होता है, वर्षा जल एक पतली परत की तरह बहता है और मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को धीरे धीरे बहा ले जाता है। फिर क्या होता है, बारिश पड़ी, मिट्टी उठी, थोड़ी सी बारिश हुई तो ऊपरी परत है वो क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में तो इसमें क्या करेंगे अपन, उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे नष्ट होती है। खांचेदार अपर्दन यानी कि तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने, रिल इरोजन। परिभाषा में क्या पढ़ेंगे, जब बहता हुआ पानी ढलान पर छोटे छोटे खांचे बनाता है, इसमें यह अवस्था सीट इरोजन के बाद आती है। मतलब 3 अवस्था देखी अभी हमने, बूंद पड़ी मिट्टी उठी पहली अवस्था, दूसरी बूंद पड़ी मिट्टी उठी फिर मिट्टी ऊपरी भाग बहने लगा, तीसरा मिट्टी बूंद पड़ी मिट्टी उठी उसके बाद धीरे धीरे बहने लगी, फिर तेज बही तो खांचे पड़ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तीसरी अवस्था। उसके बाद में चौथा पढ़ो, गलीय अपर्दन। गलीय इरोजन का मतलब है जब खांचेदार अपर्दन की नालियां और अधिक गहरी होकर बड़ी बड़ी गहराइयों में बदल जाती है। मतलब जो पानी बहाना, अभी तो छोटे छोटे खांचे बने, फिर आपने देखा था कि तेज बारिश आती है और तेज बारिश आने के कारण फिर और बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है ना, तो ये चौथा पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नाली अपर्दन मतलब कि कैनाल एरोजन, जब जल बहाव किसी विशेष मार्ग में केंद्रित होकर स्थायी नाली या गहराई उत्पन्न करता है, वो किस में आ जाएगा आपके में, मतलब फिर आपका एक जगह जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और एक पूरा एक नहर टाइप का बना लेता है ना। फिर है छठवा, जल धारा या तटीय अपर्दन, स्ट्रीम बैंक एरोजन। मतलब नदियों या नालों की जलधारा के किनारे की भूमि का कटाव, विशेषता नदी किनारे की भूमि नष्ट होती है और बाढ़ का खतरा यहाँ पर बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा फिर फाइनली जाके जब नदी तेज बहाव होता है तो आपने देखा होगा जब नदियाँ हो या बड़ी हो या छोटी हो तो अपने किनारों को काटने लगती हैं, है ना। तो आपने देखा कहाँ से स्टार्ट होती है, जल से आपका मिट्टी का कटाव, पहले बूंद पड़ती है उसके पृष्ठ पर तो एक मिट्टी उठती है थोड़े से, सेकंड स्टेप में हमने देखा उसमें बहने लगती है, फिर आपके छोटे छोटे खांचे बनते हैं, फिर तेज खांचे मतलब बड़े खांचे बनते हैं, फिर जाके बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं, फाइनली फिर नदियों जैसी संरचना आप लोगों को देखने को मिल जाती है ना। तो ये किसके कारण इरोजन हो रहा है आपका, जल के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मृदा का जो अपर्दन हो रहा है, पहला कौन सा देखा हमने, वायु अपर्दन, दूसरा हमने तो कौन सा देखा है यहाँ पर, जल अपर्दन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है गाइस यहाँ तक, है ना, सिंपल है आसान है। अब हम देख लेते हैं और अपर्दन के कारण, जैसे कि पहला जो हमने पढ़ा था हैवी रेनफॉल, तेज बारिश के कारण क्या होती है, आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा कटाव होती है, बहुत ज्यादा मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बारिश का तेज पानी मृदा की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, यस। तेज हवा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेतीली और सूखी मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, कौन, हवा। पहला पॉइंट क्या है, रेनफॉल, दूसरा कौन है, स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तेज हवा के कारण मिट्टी का क्या होने लगता है, अपर्दन होने लगता है और एक स्थान पर जाकर उस मिट्टी को क्या कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। वनस्पति का अभाव, लैक ऑफ वेजिटेशन, आपने देखा होगा कभी जंगलों की भूमि को कटते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। जंगलों की जो जमीन रहती है उसको कभी पानी ने कितनी भी तेज बरसात हो जाओ, क्या उसमें कटाव पड़ते हैं, क्या उसकी मिट्टी को बहा ले जाता है पानी, क्यों नहीं, वेरी गुड, क्योंकि जब जंगल में जाओगे ना तो उसके पेड़ों की जो जड़ें रहती हैं ना तो वो मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं, कैसे,
जकड़े हुए रहते हैं। तो वो कितनी भी तेज बारिश हो जाओ, कितना भी भयंकर पानी पड़ जाओ, कभी भी आपके जंगल में या फिर पेड़ वाली जगह पर आपने मिट्टी का कटाव नहीं देखा होगा। तो तीसरा पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना कि जहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि मिट्टी अवश्य बहाएगी। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि वन को बचाना चाहिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, है ना, इससे बहुत सारे फायदा मिलते हैं। तो यहाँ पर है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को नहीं बांध पाती। क्यों नहीं बांध पाती? क्योंकि वहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जिससे मिट्टी आसानी से बह जाती है। और जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं आपको ही पता है वहां मिट्टी आसानी से इतने नहीं बहती है। ठीक है, हाँ, एक एक्सट्रीम लेवल पर अगर तेज बाढ़ आ जाए उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल बारिश में तो आपके नहीं बह सकते, इतना अपन बता सकते हैं ना। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टाइजेशन, है ना। तो पेड़ों के कटने से भूमि खुली हो जाती है और मिट्टी असुरक्षित हो जाती है। एक तो वनस्पति नहीं होगी तब मिट्टी बह सकती है, या फिर वनों की कटाई कर दो। वनों की कटाई कर दोगे तो सीधी सी बात है, मिट्टी कैसी हो जाएगी? खाली खाली हो जाएगी। जहाँ जंगलों खड़े होते हैं वहां पर आप कटाई कर दो, वहां वन खाली हो जाएंगे, तो वहां की जड़ें भी आप लोगों की 2-3 साल में क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में फाइनली वो बंजर भूमि आपकी बनी जाएगी, है ना। तो तेज बारिश के कारण वहां पर भी क्या होने लगेगी? आपकी मिट्टी का कटाव होने लगेगा, है ना। फिर अत्यधिक चराई, इससे कैसे आपकी मिट्टी का प्रदान होता है भाई? पशु घास को नष्ट कर देते हैं, जिससे भूमि नग्न हो जाती है और मिट्टी बहने लगती है। अगर घास खड़ा रहेगा तो वो भी मिट्टी मजबूत रहेगी, लेकिन अगर घास हटा दिया जाएगा तो फिर ज्यादा जड़ें नहीं जा पाएंगे और इतनी मजबूत वो मिट्टी नहीं रहेगी, तो फिर से मिट्टी क्या होने लगेगी? वहां से अपरदन होने लगेगी। अनुचित खेती, ढलानों पर गलत तरीके से जुताई या बार बार फसल लेने से मिट्टी कमजोर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, निर्माण कार्य या खनन, आपने देखा होगा कि जब मिट्टी अपन देखते हैं किसी जगह पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो अपन क्या करते थे? मिट्टी, मतलब उस भूमि को अंदर अंदर से क्या कर देते हैं? मतलब खोद लेते हैं। ठीक है, अंदर अंदर इतना बड़ा उसमें खोद खोद के गड्ढे कर देते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लेन रखा है। बाद में जब बारिश आती है तो फिर वहां से मिट्टी क्या होती है? आपकी धंस जाती है और धंस के वहां पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे बना लेती है। तो ये किस कारण होता है? खनन और उत्खनन के कारण। तो इससे भी मिट्टी का क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है। ठीक है, आपदाएं, इसको तो अपने बात करी थी, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि बाढ़, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। भूकंप है, तूफान है, ग्लेशियर का पिघलना है ना, ये अचानक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मानव के हाथ में नहीं है। इस प्रकार से हमने कितने पॉइंट देखे यहाँ पर? अभी 8 पॉइंट। मृदा अपरदन के हमने देखे हैं यहाँ पर 8 पॉइंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? भारी वर्षा, तेज हवा हो सकता है, वनस्पति का अभाव हो सकता है, अनुचित खेती हो सकता है ना, प्राकृतिक हो सकता है, अत्यधिक आपके बारिश, सॉरी, अत्यधिक अत्यधिक चराई हो सकती है, अनुचित आपकी खेती हो सकती है। ठीक है, पेड़ों की कटाई हो सकती है, ये सारे खनन उत्खनन हो सकता है। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट देख लिए। ये किस में पढ़ा हमने अभी? मृदा अपरदन के कारणों में। समझ में आया यहाँ तक सभी को? है ना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ना। इसके बाद में हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया है मृदा का क्षरण कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मृदा हम बचाएं कैसे। तो बचाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वनीकरण करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए हमें? मृदा को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। यही सजेशन देते हैं हम सभी को कि पेड़ पौधे मिट्टी को जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और वर्षा के जल से वर्षा के जल से बहने नहीं देते। किसको नहीं बहने देते भाई? मिट्टी को। किसको नहीं बहने देते हैं? मिट्टी को। इसलिए हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसी का अपोजिट हमने पढ़ा था ना कि भाई पेड़ काटने से मिट्टी बह रही है, तो पेड़ लगा दो ना। है, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? पेड़ काटने से जब मिट्टी बह रही है तो पेड़ लगा दो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वनीकरण करना है। जंगलों की कटाई को रोकना और खाली भूमि पर हमें क्या करना है?
वृक्षारोपण करना है। ओके, पहला समझ में आया। दो उदाहरण, पहाड़ी क्षेत्र में देवदार और साल वृक्ष लगाना, मतलब इन वृक्षों को आओगे आप लोग पहाड़ी इलाकों में तो वहां की मिट्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। जो बड़े बड़े टीले टापू रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से मिट्टी का जो कटाव होता है ना, वहां पर मिट्टी का कटाव तब होता है कि वहां पर क्या नहीं होते हैं, वन नहीं होते हैं। या फिर हम बोल लेंगे कि उस एरिया में पेड़ पौधे का क्या पाया जाता है, अभाव पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं ना। मेड़बंदी, दूसरे प्रकार से कैसे बचा सकते हैं मिट्टी के अपरदन को आप लोग? मेड़बंदी, मेड़ मेड़ सुना है आप लोगों ने, जानते हो? खेत देखा है, खेत है ना, खेत के चारों तरफ अपन मेड़ बनाते हैं, है ना। उससे कैसे आप मृदा को बचा सकते हैं बहने से? उसको ऐसे बचा सकते हैं कि आपने चारों तरफ से मेड़ बना दी, ठीक है, मजबूत मेड़ बना दी, और उस पर घास वगैरह आपका उग जाता है। तो घास वगैरह उग जाता है तो उससे वो मेड़ क्या हो जाती है, आपकी मजबूत हो जाती है। तो जब आपकी धीमे धीमे बारिश होती है ना, तो वो बारिश उसी में रुक जाता है, ठीक है। और जब उसी में रुकेगा तो उसी के अंदर ही क्या है आपका, चला जाएगा उस भूमि के अंदर। लेकिन आपके खेत में मेड़ नहीं होगी तो आपकी बारिश पड़ेगी तो वो आपका पानी पूरा निकल जाएगा, और आपके पानी जो खेत से निकला हुआ है स्पीड से वो दूसरे खेत में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा, और एक रफ्तार ऐसी बनेगी कि सभी खेतों से पानी निकल जाएगा, और सभी एक जाके नाले में तो मिलेगा, लेकिन भूमि को क्या करेगा, वो काटता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर चारों तरफ से बाउंड्री अगर मेड़ बनी हुई है तो उस पानी को वहीं ऑब्जर्व क्या कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, ठीक है। तो मेड़बंदी यानी कि खेतों के चारों ओर मिट्टी घास पत्थर की मेड़ बनाकर बहते जल को रोका जाता है। इससे वर्षा का पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाता है और मिट्टी बहने से क्या हो जाती है, आपकी बच जाती है। तो पहला तरीका क्या है, वनीकरण। दूसरा तरीका क्या है, मेड़बंदी। तीसरा तरीका देखो और कैसे बचा सकते हैं इसको, टेरेसिंग। टेरेसिंग का मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान को सीढ़ी के रूप में काटकर खेत बनाए जाते हैं, ठीक है। यह ढलान पर बहते पानी की गति को रोकता है और मिट्टी को जमे रहने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा, ये पहाड़ है मान के चलो, ठीक है, इसमें हमें क्या करनी है, खेती करनी है। अब आप ऐसे तो हल चलाओगे नहीं, ठीक है। मान के चलो गलती से अगर आपने ऐसे हल चला दिया तो आपकी मिट्टी तो ऐसे और कट जाएगी, है ना, और ज्यादा चरण हो जाएगी, क्योंकि और आपने मिट्टी को भुरभुरा कर दिया है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसी खेती नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा की जाती है आपके में, है ना। तो उसमें अपन ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस टाइप से खेत बनाते हैं। पहले बारिश पड़ेगी, इसमें आएगी, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, और खेती भी अच्छी होती है, और उसके साथ साथ आपकी मिट्टी का जो कटाव है ना वो भी बच जाता है, ठीक है। इस प्रकार की खेती को अपन बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी टाइप से हो रही है ना, तो अब समझ में आया, ठीक है। पता चलेगा ऐसे ट्रैक्टर चलाया तो भाई साहब ट्रैक्टर के नीचे ड्राइवर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, समोच खेती है भैया, है ना, समोसे वाली खेती नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी खेती है, समोच खेती। अब इसमें अपन देखते हैं कि ढलान पर हल चलाते समय समोच्च रेखा के अनुसार खेतों को जोता जाता है। कैसे जोता जाता है, जो मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप से जोता जाता है, ठीक है। इससे वर्षा का जल सीधे नीचे नहीं गिरता है बल्कि रुक कर जमीन में समा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप भूमि को कटाव से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, रोक सकते हो, है ना। पांचवा, ढकाव फसलें उगाना। देखो ऐसे कैसे बचाओगे, कवर क्रॉप्स में खेत को खाली छोड़ने से मिट्टी उड़ने या बहने लगती है, आपको ही पता है। जैसे कि मनुष्य का खाली की दिमाग शैतान का घर होता है, नहीं होता है ना। इसी प्रकार से मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी में घास नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो वो मिट्टी आपकी ज़्यादा अपर्दन होगा, यानी कि ज़्यादा उस मिट्टी का क्षरण होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, इसलिए रबी खरीफ के बीच में हरी खाद या मूंग उड़द जैसी फसलें बोई जाती हैं जो मिट्टी को ढकती हैं और कटाव से बचाती है। अब देखो आपने सुना होगा हरी खाद लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक हरी खाद। क्या होता है हरी खाद, देखो हम खरीफ की फसलें बोते हैं, हमारी भूमि भरी रहती है, रबी की बोते हैं, हमारी भूमि भरी रहती है। हरी खाद का मतलब ये होता है वे फसलें
जो बोई तो जाती हैं, लेकिन फल आने से पहले ही उसको काट दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो फल तो आएगा ही नहीं। उसके बाद में उसकी क्या कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है। जैसे कि आपने मान के चलो मूंग उगाया, क्या उगाया अपने खेत में, लेकिन 1 महीना हुआ आपके खेत को, और उसमें आपके फल आएंगे 2 महीने बाद। तो आपने क्या कर दिया, जब इतना इतना बड़ा हुआ आपका, उस खेत की जुताई कर दी। तो जो आपका उसमें मूंग खड़ा हुआ था ना, वो किसका काम करेगा यहाँ पर, हरे खाद का काम करेगा, क्योंकि वो उसी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं नियंत्रित चराई, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। इसका मतलब समझते हैं अब यहाँ पर, पशु जब अधिक संख्या में एक ही क्षेत्र में चरते हैं तो घास नष्ट हो जाती है और मिट्टी खुल जाती है। ये समझते हैं अपन। भाई जब एक ही एक स्थान पर आप किसको चराओगे, पशु उनको चराते हैं, तो वहां से क्या हो जाता है, बिल्कुल घास को एकदम साफ कर देती है। करते हैं या नहीं करते हैं? तो वहां की मिट्टी क्या क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, मिट्टी क्या हो जाती है, वहां खुल जाती है। चराई को नियंत्रित कर घास को पुनः उगाने का समय देना चाहिए। आज हमने यहाँ पर पशुओं को चरा दिया है, ठीक है, इतना बड़ा खेत है, तो हमने अब इसमें बार बार नहीं चराना है। 15 दिन बाद जब वहाँ घास बड़ा हो जाए ना, फिर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर चराना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही एक अगर चराएंगे अपन, तो वहां की भूमि क्या हो जाएगी आपकी, एक प्रकार से वहां पर घास आपका बचेगा ही नहीं। और जब घास नहीं बचेगा तो वहां की भूमि कैसी पड़ जाएगी आपकी, कमजोर पड़ जाएगी, है ना। और कैसे बचा सकते हैं, चेक डैम और जल संग्रहण संरचनाएं बनाना। जैसे छोटी धाराओं या नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, ताकि जल का प्रवाह धीमा हो और गाद को जमा होने से रोका जा सके। ये मिट्टी को बहने से रोकते हैं और भूजल भी रिचार्ज करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नालों से या फिर बहुत सारे खेतों का पानी इकट्ठा करके लोग क्या करते हैं, उसको एक तालाब बना के, या तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल, है ना, उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद में उस पानी का यूज करते हैं वो लोग। यानी कि एक जगह उस पानी को बहाकर ले जाते हैं। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप मृदा को अपरदन से बचा सकते हैं ना। जन जागरूकता और प्रशिक्षण, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसानों को आधुनिक विधियों की जानकारी देना जरूरी है, कि भाई साहब किस प्रकार से आप मिट्टियों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, और किस प्रकार से और इसमें प्रयास किए जा सकते हैं मिट्टी को रोकने के लिए, है ना। जैसे कि पंचायतों में अपन बता सकते हैं कि किसान जब आपके ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें होती हैं ना, वहां पर आप इन सारी चीजों को बता सकते हैं ग्रामवासियों को। स्कूली शिक्षा में शामिल करके स्कूलों में बता सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके जन जागरूकता और प्रशिक्षण में। यानी कि एक प्रकार से लोगों को जागरूक कर कर आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मृदा अपरदन को बहने से बचा सकते हैं। कर सकते हैं, इतना आसान है। और किस माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, इन सभी पहलों से आप क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्रशिक्षण उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी शामिल कर सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए। नवा पॉइंट कहता है मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग। पर गलत उर्वरक या अधिक रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है। आपको भी पता है पंजाब की भूमि में पहले बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, अनाज हुआ करता था, गेहूं हुआ करता था। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किए थे, वहां पर उर्वरकों का प्रयोग किया था, बहुत खतरनाक रसायनों का यूज किया था। मतलब 1 बीघा में 30-30 मन क्या हो जाते गेहूं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उर्वरकों का, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि वहां की भूमि अब क्या हो गई है, बंजर हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि बार बार गलत उर्वरक या अधिक रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है, तो इसको हमें प्रयोग कम करना चाहिए। हमें ना जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। किस खाद का प्रयोग करना चाहिए? जैविक खाद कौन से होते हैं? गाय का गोबर हो गया, है ना। यानी कि एक प्रकार से आप लोगों ने देखा हुआ, जब अपन घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो
अपशिष्ट जो पदार्थ रहता है तो इसको गड्ढे में डाल देते हैं, उसके बाद में जो खाद बनता है वो कौन सा रहता है, जैविक। और पशुओं का आप लोग गोबर देखते हैं तो वो भी कौन सा आएगा, जैविक, है ना। परीक्षण कर उपयुक्त उर्वरक देना चाहिए। होता क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटास की कमी है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम की कमी है, किसकी कमी है, और अपन अंधाधुंध क्या करते हैं उसमें उर्वरक देते जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाती है उसकी उर्वरक क्षमता और कम हो जाती है, ठीक। तो 10वां पॉइंट है सड़क व निर्माण योजनाओं में मृदा संरक्षण उपाय। होता क्या है कि अपन सड़क तो बना लेते हैं, सड़क बनाने के लिए जंगल भी काट देते हैं, जंगल काटने के बाद में उनके पास में अपन क्या नहीं लगाते, पेड़ नहीं लगाते साहब, ठीक है। अगर हम क्या करें, जंगल काट रहे हैं या फिर पेड़ों को काट रहे हैं, सड़क निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में हमने क्या करना चाहिए कि सड़कों के किनारे क्या लगाना, हमें पेड़ लगाना है। चलो ठीक है, पेड़ के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, नालियां बनानी चाहिए भाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। क्यों, अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो आपने देखा हो सड़कों के किनारे जो पूरे जो मिट्टी का बनाया जाता है पूरे में डमर तो नहीं डाला जाता है, यानी कि आपका आधे में डमर डाला जाता है, कुछ पार्ट इधर छोड़ दिया जाता है, कुछ इधर छोड़ दिया जाता है, तो जो बीच वाले पार्ट में आप लोगों ने डामर डाला वो तो बच जाएगा, लेकिन आपने कई सारी सड़कों को देखा होगा जो किनारों पर बरसात में कट जाती हैं। ये रीजन आपने उसका अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बन जाता पानी को बहने वाला, तो पानी जो रोड पे पड़ा हुआ है, रोड पर जो पानी गिर रहा है वो कहाँ पर चला जाएगा, नालियों में चला जाएगा, और आपका व्यवस्थित तरीके से वो पानी किसी तालाब में या फिर नदी में चला जाएगा, और आपके जो रोड के आसपास में जो भूमि है उसको कटने से क्या है, बचा देगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं सड़क व निर्माण योजना में कि सड़क बनाते समय आसपास की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु ड्रेनेज व्यवस्था और वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यस, ठीक है। चलिए, तो आज हमने एक टॉपिक और फिनिश कर लिया है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो कौन सा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। जिन किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो इस टॉपिक से संबंधित तो वीडियो देखकर मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये वीडियो अब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि हम कुछ समय बाद लाइव क्लासेस में जुड़ पाए, लेकिन अभी तक जो क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे सभी अभ्यर्थी, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, है ना। सभी मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताएंगे। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोग सिलेबस में देख लेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।